करीब शाम के 6 बजे सब मुझे देखने के लिए आए। आज ऑफिस से लौटते वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था और अचानक मेरा तबीयत ऐसे खराब हुआ कि मैं अपना गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया और कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। मैं अपने परिवार के साथ इस नए शहर पे कुछ ही दिन पहले ट्रांसफ़र हुआ हूँ, लेकिन आते आते ऐसा ही चीज़ होगा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो चुका था, पैर के हड्डियों में बहुत चोट आई थी उसके वजह से, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा ठीक हूँ, लेकिन चलने के लायक में हूँ नहीं। मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे मुझे देखने के लिए आए, लेकिन असल में इस हॉस्पिटल में रहने में मुझे बहुत खुशी हो भी रहा है, क्योंकि मैंने अपने माँ से सुना था कि मेरे पिताजी भी इसी शहर में एक हॉस्पिटल में नौकरी करते थे और आज पता चला कि वो इसी हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। पिताजी आज नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनका याद बहुत आता है। ऐसे ही आखिरकार मुझे देखकर सब लोग चले गए। देर रात के वक्त डॉक्टर्स भी मेरा इलाज करके मुझे मेडिसिन देकर आखिरकार चले गए। अपने केबिन में ही मैं अपने बेड के ऊपर सोया हुआ था। अचानक कहीं से एक अजीब सा आवाज मुझे सुनाई दिया, आओ आओ आओ। ये क्या है? अभी थोड़ा सा मैं सही हुआ था, साइड के क्रच को लेकर मैं चलने की कोशिश किया। अपने केबिन से बाहर निकल के एक लंबा पैसेज देखा मैंने। आओ आओ, मेरे पास आओ। ये कौन बोल रहा है? ये आवाज मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी उस आवाज को फॉलो करके मैं उसके पीछे गया। चलते चलते एकदम पैसेज के आखिरी जगह पे देखा कि एक छोटा सा केबिन था। उसका दरवाजा खोला मैंने। दरवाजा खोलकर देखा कि एक बूढ़ी औरत सोई हुई है, लेकिन वो अपने हाथों को इशारा करके मुझे बुला रही है। आ, आप मुझे बुला रहे हैं? उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था। वो हाथों का इशारा करके मुझे अपने पास बुलाई। मैंने अपना शक्ल जैसे ही उनके नजदीक लेकर गया, जो मैं सुना मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे निकालो। ये सुनते ही मैं एकदम घबरा गया। ये ये औरत मर्द की आवाज में कैसे बात कर रही है? मुझे कुछ सही नहीं लगा। मैं जैसे भी हो लंगड़ाते वहां से बाहर निकला और निकलते ही मुझे किसी से टक्कर हुआ। आ सामने देखा कि वही डॉक्टर था जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है। डॉक्टर 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 प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा मदद कीजिए प्लीज। डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि उस उस कमरे में एक अजीब सी बूढ़ी औरत है जो मर्द की आवाज में बात कर रही है। डॉक्टर ने कहा कि यह नामुमकिन है। नहीं, यह नामुमकिन नहीं है, मैंने सुना है, मैं अभी उसे देख कर आया हूं। उसने कहा कि यह मेरे दिमाग का एक वहम है, क्योंकि उस कमरे में जो बूढ़ी औरत है वो अभी से 6 घंटे पहले ही मर चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उस डॉक्टर के साथ वहां गया। जाकर देखा कि वो औरत सच में मर चुकी है, लेकिन मैंने जो सुना, मैंने जो देखा,
ऐसा कैसे हो सकता है? उस डॉक्टर ने मुझे मेरे रूम तक लेकर गया। मैं उस दिन की रात बहुत घबराहट के साथ बिताया। अगले दिन मेरा परिवार मुझे देखने के लिए आया, लेकिन उन्हें कुछ बोलना मैं सही नहीं समझा। एक तो मेरे ऐसा कंडीशन है, और अगर फिर से ये बताया तो वो लोग और टेंशन करेंगे। लेकिन ये था क्या? उस दिन रात को फिर से जैसे ही आधी रात हुआ, मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दिया। लेकिन इस बार मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, लेकिन वो आवाज और ज्यादा गहरा होता गया। मेरे पास आओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, पास आओ मेरे। कौन है? मुझे ये आवाज क्यों सुनाई दे रहा है? अगले दिन सुबह मैंने ये बात फिर से डॉक्टर को बताया, लेकिन कोई भी मेरा बात मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जो आवाज मुझे सुनाई दे रहा है वो किसी और को सुनाई नहीं दे रहा है। तो जाहिर सा बात है कि कोई मेरा विश्वास करेगा भी नहीं। ऐसे ही अगले दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नर्स को मेरे साथ रोक दिया जाए। वो नर्स साइड के सोफे में बैठी हुई थी। जैसे ही फिर से आधी रात हुई, वो आवाज फिर से मेरा जान लेने लगा। मैं चिल्ला उठा, नर्स, नर्स सुनिए वो आवाज सुनिए। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन उस नर्स ने कहा कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब मेरा कंडीशन और क्रिटिकल होता जा रहा है। मैं किसको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ये आवाज सुन रहा हूं, लेकिन ये आवाज किसी और को सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा सही हुआ, और 2 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज करने का ऑर्डर आया। किसी भी तरह मुझे अपने घर वापस जाना था। मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैं इस हॉस्पिटल में और रहा तो। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि आज की रात मेरे लिए कितना खौफनाक होने वाला है। रात के 12 बजे मैं जानता था भी क्या होने वाला है, लेकिन इस बार जो आवाज मुझे सुनाई दिया, ये पहले के जैसा नहीं था। मानो कि अब एक नहीं, बहुत सारे आवाज मुझे अपने तरफ खींच रहे हैं। मैं भी शायद अपने वश में नहीं था। मैं उन आवाज को फॉलो करते करते कब अपने कमरे से बाहर निकल गया, मुझे कुछ पता नहीं चला। और जब मुझे होश आया, मैं देखा कि मैं हॉस्पिटल के मॉर्ग के सामने खड़ा हूं। मैं यहां कैसे आ गया? इस जगह पे मैं कैसे आ गया? लेकिन देखते ही देखते मेरे सामने मॉर्ग का दरवाजा खुल गया। कोई अनजान सी शक्ति मुझे मॉर्ग के अंदर लेकर गई। मॉर्ग के अंदर बहुत सारे स्ट्रेचर्स के ऊपर बहुत सारे डेड बॉडीज थे, और पलक झपकते ही वो सारे डेड बॉडीज उठकर स्ट्रेचर के ऊपर बैठ गए। और उन सबका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। मेरी तरफ अजीब तरीके से वो देख रहे थे। मेरा दिल का धड़कन तेज हो गया था। मेरे पैर पूरे सुन पड़ गए। मैं यहां से भागना चाहता था, लेकिन मानो किसने मेरा पैर एकदम जकड़ लिया हो। तभी वो आवाज फिर सुनाई दिया, आओ, आओ, जल्दी आओ, मुक्त करो मुझे, मुक्त करो मुझे। मैं और संभाल नहीं पाया, जोर से चीख उठा, क्या चाहते हो तुम? बताओ क्या चाहते हो तुम?
क्यों मेरी जिंदगी को नर्क बना रहे हो? क्या चाहते हो तुम? मुझे यह पता नहीं चला कि मैं इतने सारे मुर्दों के बीच खड़ा हुआ हूं, लेकिन अब मुझसे संभाला नहीं गया और देखते ही देखते सभी मुर्दों ने मॉर्ग के एकदम कॉर्नर से जगह पे इशारा किया। वहां पे क्या है? क्या है वहां पे? वहां पे गया तो देखा कि वहां पे जमीन खुदाई करने के औजार रखे हुए थे। क्या ये मुर्दे कहना चाहते हैं कि इस जमीन के नीचे कुछ है? मैं बिना वक्त जाया किए खोदना शुरू कर दिया और खोदते खोदते आखिरकार मुझे एक बक्सा मिला और उस बक्से को जैसे ही खोला मैंने देखा कि एक बहुत पुराना कंकाल है उसके अंदर। और उस कंकाल के साथ एक एक क्या है ये तो कोई आईडी कार्ड जैसा कुछ है। मैंने उस आईडी कार्ड को लिया और उस आईडी कार्ड में जो लिखा हुआ था उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उस आईडी कार्ड में जो नाम था वो नाम मेरे जिंदगी के साथ बहुत गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो नाम किसी और का नहीं, वो मेरे ही पिताजी का था, माधव कुमार। मेरे पिताजी का आईडी कार्ड इस कंकाल के बक्से में। और फिर देखते ही देखते जोर लाल रोशनी उस मॉर्ग के अंदर जल उठा। दरवाजे इधर उधर होने लगे, जोरों की हवाएं चलने लगी और तभी वो कंकाल मेरे सामने उठकर खड़ा हो गया। और देखते ही देखते उस कंकाल का एक शक्ल तैयार हुआ मेरे सामने। उसे देखकर मेरा सारा डर मानो कहीं गायब हो गया, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं, मेरे पिताजी खड़े हुए थे। पिताजी, आप? तुमने सही समझा बेटे, ये हॉस्पिटल वालों ने तुम्हें कहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन नहीं, इन्होंने ही मुझे मारकर यहां पे जिंदा गाड़ दिया था। क्योंकि उस वक्त का इस हॉस्पिटल का जो चेयरमैन था वो बच्चों की किडनीज को बाहरों की जगह पे बेचा करता था। जो मुझे पता चल गया था तो मुझे रास्ते से हटाने के लिए मुझे मारकर यहां पे जिंदा दफन कर दिया। लेकिन मेरे आत्मा को शांति नहीं मिली। मुझे मुक्ति दिलाने का एक ही तरीका था, वो थे तुम। अगर तुम मेरी क्रियाकर्म नहीं करोगे तो मुझे यहां से मुक्ति नहीं मिलेगी बेटे। जिस सच को मैं आज तक जान नहीं पाया वो सच मेरे सामने खड़ा हुआ है। इंसान की जान से ज्यादा पैसों का इनको इतना अहमियत है। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने वादा किया कि मैं अपने पिताजी को इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। और फिर डिस्चार्ज होकर मैंने पुलिस स्टेशन में केस फाइल किया और बहुत सारे इंक्वायरीज के बाद यह सामने आया कि मेरे पिताजी को सही में वहां पे मारकर दफन कर दिया गया था। सारे सबूत इकट्ठे हुए और इस चेयरमैन को भी जेल की सजा हुआ। मैंने सरकार का मदद से अपने पिताजी के कंकाल को वहां से बाहर निकाला और विधि पूर्वक उसका क्रियाकर्म किया। आखिरकार मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया और अपने पिताजी को भी इंसाफ दिलाया।